तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज की हमारी ये चर्चा भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलती है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साहस, देशभक्ति और असीम बलिदान की एक अमर गाथा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, हमारे देश के सबसे महान और प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक। इस पूरी प्रस्तुति के दौरान हम उस छोटी सी लेकिन असाधारण जिंदगी के हर उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सचमुच हमेशा के लिए एक पूरे राष्ट्र की दिशा ही बदल कर रख दी। अब जरा एक पल के लिए इस बात की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बच्चा खेत में खेल रहा है और जब उससे पूछा जाता है कि वो मिट्टी में क्या बो रहा है तो उसका जवाब होता है, बंदूकें बो रहा हूं ताकि देश को आज़ादी मिल सके। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला? ये एक साधारण बच्चे का जवाब तो बिल्कुल नहीं था। ये उस गहरे उद्देश्य की पहली झलक थी, उस लक्ष्य का संकेत था जो आगे चलकर उनके जीवन का एकमात्र रास्ता बनने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम उम्र में इस क्रांति के बीज आखिर बोए कहाँ गए थे? देशभक्ति की ये भावना उनके अंदर आई कहाँ से? अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कोई भी क्रांतिकारी शून्य से पैदा नहीं होता। क्रांति तो सचमुच भगत सिंह के खून में थी। उनका जन्म बंगा में हुआ था और उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। ये एक ऐसा परिवार था जिसके कई सदस्य पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके अंदर बचपन से ही आज़ादी की एक ऐसी आग जला दी थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कुछ ही वर्षों के भीतर एक जीवन चेतना से चरम बलिदान तक पहुंच गया। 1919 के जलियांवाला बाग के दर्दनाक सच से लेकर 1929 के सेंट्रल असेंबली वाले ऐतिहासिक कदम और अंततः 1931 में उनकी शहादत तक, ये पूरी की पूरी यात्रा जितनी तेज थी उतनी ही ज्यादा तीव्र और प्रभावशाली भी थी। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन युवा भगत सिंह पर इसका जो असर हुआ वो इतिहास बदलने वाला था। वे उस घटनास्थल पर गए और पता है उन्होंने क्या किया? वो वहां से खून से सनी हुई मिट्टी अपने साथ वापस लाए। वो मिट्टी सिर्फ एक निशानी नहीं थी बल्कि एक खामोश प्रतिज्ञा थी। ये वो क्षण था जब ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प पत्थर की लकीर बन गया। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ गुस्से से भरे एक नौजवान थे तो असली कहानी अब शुरू होती है। आइए उनके उस तेज दिमाग को समझते हैं जो इस क्रांति के पीछे काम कर रहा था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अक्सर लोगों को लगता है कि युवा विद्रोही केवल गुस्से और आवेश से भरे होते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन भगत सिंह की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। उनकी असली ताकत उनका क्रोध नहीं था, उनकी ताकत थी किताबें, इतिहास, राजनीति और वैश्विक क्रांतियों का उनका बहुत ही गहरा ज्ञान। उन्होंने अपना पूरा वैचारिक आधार लगातार पढ़ने और अध्ययन करने से बनाया था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां विचारों को एक्शन में बदलना ही पड़ता है। ये निर्णायक मोड़ तब आया जब अंग्रेजों के क्रूर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों के लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय अपमान था। बस यहीं से शांतिपूर्ण अध्ययन प्रत्यक्ष संघर्ष में बदल गया। और फिर वो हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, एक ऐसा एक्शन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधा संदेश दिया। यहाँ से उनकी यात्रा उस चरम की ओर जाती है जहाँ साम्राज्य को सीधी और बहुत ही सोची समझी चुनौती दी गई। इसके दो मुख्य चरण थे। पहला कदम था जॉन सॉन्डर्स की हत्या, जो उस राष्ट्रीय अपमान का सीधा बदला था, और इसके बाद एक और भी बड़ा और नाटकीय कदम उठाया गया 1929 में, जब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ये दोनों ही कदम अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने के लिए काफी थे। अब इस असेंबली बम कांड के पीछे की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। उनका लक्ष्य किसी की भी जान लेना बिल्कुल नहीं था। सच कहूं तो ये एक पूरी तरह से प्रतीकात्मक कार्य था, एक ऐसा धमाका जिसका उद्देश्य उन्हीं के शब्दों में बहरों को सुनाना था। ये उस गूंगी और बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए किया गया एक जानबूझकर और नाटकीय कृत्य था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या थी? बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अपनी जगह पर डटे रहे और उन्होंने ये शक्तिशाली नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे।
इस एक नारे ने पूरे देश की सोई हुई चेतना में एक ऐसी ऊर्जा भर दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद शुरू होता है उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक ऐसा बलिदान और एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनका संघर्ष केवल बाहर सड़कों या असेंबली तक सीमित नहीं था। जब शरीर को कैद कर लिया गया तब भी उनके विचार पूरी तरह आजाद थे। जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने भारतीय कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों के लिए लंबी और दर्दनाक भूख हड़तालें की। वो बस ये चाहते थे कि कैदियों के साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। ये उनका शांतिपूर्ण लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतिरोध था। अब बस एक पल के लिए इस नंबर 23 पर गौर कीजिए। 23। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, तब भगत सिंह की उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष थी। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा बौद्धिक और वैचारिक मुकाम हासिल कर लिया था जिसे समझने में पीढ़ियां लग जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी एनालिसिस से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं। ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं। पहला, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए जबरदस्त साहस चाहिए। दूसरा, आपके विचारों की गहराई का आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ज्ञान और विचारों में होती है। और सबसे अहम बात, एक सच्चा नेता वही है जो अपने हर डर, यहाँ तक कि मौत के डर से भी ऊपर उठ सके। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जब इतिहास एक इतने बड़े बलिदान की मांग करता है, तो वो क्या चीज़ है जो एक 23 साल के युवा को मौत के डर से पूरी तरह आज़ाद कर देती है? क्या ये सिर्फ मातृभूमि से उनका बेइंतहा प्यार था, या उनके विचारों की वो अटूट शक्ति जिसने मृत्यु को भी छोटा साबित कर दिया? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये आज भी साहस की एक जीती जागती प्रेरणा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।